गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर सेकंड, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज की बात करें, ये जो है हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स जो हमारे अकाउंट्स के यूजर्स हैं, सेम एज क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और एक सिस्टमेटिकली एनालाइज करके हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। इसके बाद बात करें, रजी टॉपिक है हमारा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस में बात करें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स में बात करें हमारे पास कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये एक हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल एनालिसिस है जिसमें हम डाटा को कंपेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल बेस पर, यानी एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद बात करें कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जो हमें वर्टिकल परसेंटेज या फिर रेशो में बताती है कि किसी रुपये की वैल्यू कितनी है एट अ टाइम। और उसके बाद बात करें अकाउंटिंग रेशियो की, इसमें हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स के साथ और अलग अलग ग्रुप्स में उनका रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में हम जितना भी कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है उसे कैलकुलेट किया जाता है 3 एक्टिविटीज के अंडर: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक पहले स्टार्ट हो रहा है वो रहा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक समरी बताता है 2 टाइम पीरियड्स की कि कितना चेंजेस आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। जब हम 2 या 2 से ज्यादा साल में कंपेयर कर रहे होते हैं किसी डेटा को तो उसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। और जब हम 2 या 2 से ज्यादा फर्म के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसे हम इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। इंट्रा फर्म कंपैरिजन के में क्या था हमारा, 2 या 2 से ज्यादा साल के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं तो इंट्रा फर्म कहलाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कि इनकम आपकी कहाँ से जनरेट होती है, रेवेन्यू से कितनी इनकम है, नेट इनकम कितनी हो रही है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हम वैल्यूज को देख रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, और क्या इसके अगर रिटर्न इंक्रीज होते हैं तो उसके नुकसान क्या होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा इसमें आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे, ये भी बहुत ध्यान से चेक किए जाते हैं। अगर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम वे में चलेंगे, और डिक्रीज हो रहे हैं तो रिजल्ट जो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो भी डिक्रीज होगा। तो एक फेवरेबल साइन है क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है। अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेट ट्रेंड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कंपेयर करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या चेंजेस आए, एफिशिएंसी कितनी थी, इनएफिशिएंसी कितनी थी, क्या हम सेल कर रहे थे, किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद इंडिकेट्स ट्रेंड्स की बात करें, ये एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करता है और उसके बेस पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। कंपेयर द फर्म पोजीशन विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपैरिजन को बात करें कि इसमें इवैल्यूएशन की जाती है इंडस्ट्रीज की, हेल्प इन मेकिंग फोरकास्ट। यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो है वो बताया जाता है, पहले से ही फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पिछले कंपैरिजन के बेस पे बता सकते हैं कि हाँ इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा था तो आगे भी लगभग इतना परसेंट इंक्रीज होने के चांसेस हैं। उसके बाद हमारे पास इसके इंपॉर्टेंस आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओनर शेयर होल्डर। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है शेयर होल्डर्स के डिसीजन लेने के लिए। और शेयर होल्डर तभी डिसीजन ले पाएंगे जब एक कंपैरिजन होगा कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हो रहा था और इस साल कितना है। प्रॉफिट डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ है, तभी जाके हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें। इसी तरह से क्रेडिटर्स,
जो क्रेडिटर्स हैं इसमें जो सप्लायर ऑफ गुड्स है या लोन लिया हुआ है वो पर्सन इंक्लूड होते हैं। ये इसलिए जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि ये अपने कैश को क्लेम कर सकें, क्योंकि इन्होंने भी हमसे अपना पैसा वापस लेना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है कंपनी की मैनेजमेंट है वो अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्लेम करती है इसके अगेंस्ट, और इसमें कंपेयर किया जाता है इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। इन्वेस्टर्स की बात करें, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमें दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बचे आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हिस्टोरिकल है नेचर में, और इसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, और ये सारी की सारी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही होती हैं। पर्सनल जजमेंट, यहाँ पर अकाउंट्स में ना पर्सनल जजमेंट बहुत की जाती है, मतलब अपनी तरफ से अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मेथड्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं। यूजुअली जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड्स हो गए, डेट्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं, स्टॉक इवेल्यूएट करनी है, तो इसमें मेथड जो है वो इजीली चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड। सभी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो उसकी वजह से हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते और हमारी जो वैल्यू है वो सेम एज रहती है। इसके बाद टाइप्स की बात करें, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आएंगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करें, इसमें हम कंपेयर करेंगे सेम आइटम्स को। कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट्स के बैलेंस को शो करती है अलग अलग डेट्स पर, उनके बीच में बताती है कि एक टाइम पीरियड में वो कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। इसके मेरिट्स क्या रहेंगे, हमें चेंजेस के बारे में पता चलेगा कि हम फ्यूचर में जा रहे हैं या फ्यूचर में प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन तो अलग अलग चेंजेस, सिंप्लीफिकेशंस के बारे में पता चलता है कि हम कितने डाटा को सिंप्लीफाई वे में शो कर रहे हैं, और उसके अलावा इजीली कोई समझ सकता है, 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और कंपैरिजन जो बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो क्रेडिटर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बैंकर, कॉम्पिटिटर्स, रिसर्चर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या रहता है, सबसे पहले हम एसेट और लायबिलिटीज को लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारा प्रीवियस ईयर का डाटा आता है, फिर करंट ईयर का डाटा लिखते हैं थर्ड कॉलम में। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू देखते हैं, किसकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, यानी प्लस या माइनस किया जाता है। और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला रहता है इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। नीचे जो है वो हमने बेस ईयर ही लेना है, वो जो बेस ईयर है वो मोस्टली प्रीवियस ईयर ही होगा, बट कुछ क्वेश्चन में बेस ईयर आपको जो है वो करंट ईयर के लिए कह दिया जाता है, वो रेयर केस है बहुत ही। ये आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाएगा, इस तरह से आप मेंशन करेंगे ऊपर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी आपको ईयर गिवन होंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर्स का, जिसमें एसेट और लायबिलिटीज लिखते हैं आप। ये वही है जो आपने फर्स्ट बुक में बैलेंस शीट बना रहे हैं, वही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें लायबिलिटीज ऊपर, एसेट्स नीचे दी जाती हैं। ऊपर सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज जितने भी आपकी गिवन होंगी, और फिर टोटल इनका। उसके बाद एसेट्स में हमारे पास पहले नॉन करंट एसेट, जिसमें फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स शो की जाती हैं, और लास्ट में टोटल। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट आता है, थर्ड कॉलम में करंट ईयर का अमाउंट आएगा, फोर्थ कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज यानी इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट किया जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने, ये ए कॉलम है, ये बी है, ये सी है। सी कॉलम कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे सी बाय ए इंटू 100, जो भी आपको पीछे मैंने फॉर्मूला बताया, चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। इसी तरह से सभी की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। जैसे कि ये आपको दे रखी है, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए डाटा दे रखा है, और ये ध्यान रखना
ईयर 2018 यहाँ है, 2017 यहाँ है, और जबकि हम क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, यानी पहले जो डाटा आप लिखोगे वो 2017 का लिखेंगे। बच्चे बहुत बार ये गलती कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर ऊपर ईयर नहीं देखा, जस्ट एज इट इज उतार देते हैं। तो ईयर आपने जरूर चेक करना है कि कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा करंट ईयर है। इसमें ये हमें डाटा दे रखा है, इसे हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट की तरह हमने इसे मेंटेन कर लिया, लाइबिलिटीज ऊपर रख दी और एसेट्स नीचे रख दी। उसके बाद ये हमारा प्रीवियस ईयर का 2017 का हमने डाटा नोट किया है, ये 2018 का। इसके बाद हमने वैल्यू क्या निकालनी है, कॉलम C इज इक्वल टू B माइनस A कैलकुलेट करना है। मीन्स 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। फिर नेक्स्ट 2 लाख माइनस 2 लाख, जीरो खत्म हो गया, नील। 3,50,000 माइनस 1,50,000 कितना आ जाएगा, 2 लाख। 1250 माइनस 850 4 लाख। 9 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। 350 माइनस 250 इज इक्वल टू 1 लाख। 1250 माइनस 850 इज इक्वल टू 4 लाख। ये वैल्यूज आ गई। फिर निकालेंगे C बाय A इंटू 100। मीन्स यहां जो हमने 40 लिखा है वो इस बेस पे लिखा है 2 लाख डिवाइड बाय, हमारे पास वैल्यू कितनी है 5 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आप इसको सॉल्व करते हो 40% आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, C बाय A इंटू 100। यहां नल है तो यहां भी कोई परसेंटेज नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 आप करेंगे 133.33% आ जाएगा। 4 लाख डिवाइड बाय 850 इंटू 100। 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। 1 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100। 4 लाख डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100। ये सेम एज एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यूज सेम एज चलेंगी। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल में आपको एज इट इज दे रखी है लाइबिलिटीज, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ईयर देखिए, यहाँ 2017 है, 18 है। जब आप आंसर करोगे 17 का डाटा पहले लिखोगे, 18 का बाद में। बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं छेड़ना, एज इट इज लिख दिया, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी सेपरेट करके सारी वैल्यू दे रखी थी। हमें सिर्फ डाटा चेंज करना है, 17 का पहले लिखना है, 18 का बाद में, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर का डाटा जो है वो पहले लिखा जाता है और करंट ईयर का डाटा बाद में लिखा जाता है। इसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे। 10 लाख माइनस 10 लाख 0, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1 लाख, 175 माइनस 150 25। इसी तरह से उसका एसेट्स का भी कर लेंगे। 11 माइनस 10 1 लाख, 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। 2,50,000 माइनस 2 लाख 50,000। 1,25,000 माइनस 250। अब यहां देखो ये माइनस वाला बड़ा हो गया, और इसमें हम कभी भी माइनस के साइन नहीं लगाएंगे। माइनस के साइन की जगह ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है। अब जैसे पहले परसेंटेज निकाली थी, यहां तो कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, सेम आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 33.33%। यहां कुछ भी नहीं है अपने पास, इसमें करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 100%। 25,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100, 16.66, सेम एज 2,25,000 डिवाइड बाय 20,50,000, 10.97 आ जाएगा हमारे पास। ऐसी एसेट्स के कैलकुलेट कर लीजिए। 1 बाय 10 इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 125 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। अब इसकी जो ब्रैकेट माइनस में थी तो इसकी परसेंटेज भी जो होगी वो माइनस होगी। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव गई है, और एसेट और लायबिलिटीज जो है वो हमारी सेम एज चलेंगी, टोटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने सभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के सम करने हैं। आपको इलस्ट्रेशन भी मेंशन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। हमारे पास जो टोटल इलस्ट्रेशन है वो 4 इलस्ट्रेशन है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के, और इसके बाद आपको गिवन होंगी कुछ सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक्स में।
लास्ट में कंपैरेटिव के जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 5 है, 4 एग्जाम्पल्स प्लस 5 प्रैक्टिकल्स, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। आपको यहां तक कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।